हेलो एवरीवन, डीएसएसबी जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ में ये फोर्थ लेक्चर है। इस सीरीज़ में टोटल 50 to 60 लेक्चर आएंगे एंड अगर जीके का स्कोर थोड़ा कम है तो ये सीरीज़ आपको स्कोर बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है स्पेशल एजुकेटर का पेपर जो हुआ था 14 जुलाई 2024 को, मतलब जस्ट एक महीना पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज शिव समुद्र। निम्न में से कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना बनाती है जिसे शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। देखिए जो झरना है शिव समुद्र, ये प्रेजेंट है साउथ कर्नाटक में एंड ये बना है दो झरनों से मिलकर। फर्स्ट इज बाराचुक्की फॉल्स एंड सेकेंड इज गगनचुक्की फॉल्स। ना क्वेश्चन है कि शिव समुद्र कौन सी रिवर पर फॉर्म होता है, तो शिव समुद्र क्योंकि साउथ कर्नाटक में है तो किसी साउथ कर्नाटक की रिवर पर ही फॉर्म होगा एंड साउथ कर्नाटक में मेन रिवर होती है कावेरी। इस मैप से देखिए, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है और तमिलनाडु बॉर्डर के पास बनाती है शिव समुद्र वाटरफॉल। सो क्लियर है। एग्जाम में कावेरी की ट्रिब्यूटरी से भी क्वेश्चन आता है तो हमें इसकी चार मेन ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। फर्स्ट इज काबिनी, सेकेंड इज भवानी, अमरावती एंड हेमवती। तो ये चार याद रखनी है हमें, काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमवती। ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? कावेरी रिवर की। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये देखना सही और गलत क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से आंसर होगा। नाउ ऑप्शन देखते हैं। द लिटरेसी रेट इन कंट्री वॉज 74.04। तो 2011 के सेंसस के अनुसार देश की साक्षरता दर थी 74.04, विच इज़ राइट। मेल लिटरेसी रेट वॉज 82.14। इट इज़ ऑल्सो राइट। लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन वॉज हायर देन दैट ऑफ मैन। अब मैन की थी 82.14, तो क्या फीमेल की इससे ज़्यादा थी? नहीं, फीमेल की थी 65.46%, विच इज़ लोअर देन दैट ऑफ मेल। सो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन ठीक होगा हमारा ओनली 1 एंड 2, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। निम्न में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है? रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, इसकी कमी होती है कैल्शियम की कमी के कारण, एंड कैल्शियम की कमी होती है विटामिन डी की कमी के कारण, क्योंकि विटामिन डी ही हमारी बॉडी को अलाउ करता है, मतलब उसको हेल्प करता है कि वो एब्जॉर्ब कर सके कैल्शियम को। क्लियर है। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम पूछे तो दो साइंटिफिक नाम से फेमस है ये। फर्स्ट इज कैल्सीफेरोल एंड सेकेंड इज एर्गोकैल्सीफेरोल। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी एंड विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। एंड ओवरऑल देखें तो विटामिन दो तरह के होते हैं। विटामिन एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, जो वसा में घुलनशील होते हैं और जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, तो बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है एंड अगर फैट सॉल्युबल पूछे तो वो है एडेक, ADEK हमारे फैट सॉल्युबल। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल। वित्तीय विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं और बच्चे बार बार गलत करके आते हैं। अब देखें तो फाइनेंशियल बिल टोटल 3 तरह के होते हैं। मैं आपको इससे समझाता हूँ। फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं वो टोटल 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ मनी बिल्स, सेकंड इज़ फाइनेंशियल बिल्स एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल बिल 2। मनी बिल्स जो होते हैं वो आते हैं आर्टिकल 10 में। फाइनेंशियल बिल्स 1 ये आते हैं आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में एंड फाइनेंशियल बिल जो 2 होते हैं वो आते हैं आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइनेंशियल बिल्स अदर देन मनी बिल्स आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 117। धन विधेयक के अलावा अन्य वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कि फाइनेंशियल बिल जो है मनी बिल को छोड़कर वो 117 में आते हैं या नहीं आते। तो मनी बिल तो आता है 110 में, आर्टिकल 110 एंड फाइनेंशियल बिल्स 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 आते हैं आर्टिकल 117 में दोनों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी करेक्ट। सेकेंड देखते हैं,
अ फाइनेंशियल बिल कमिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ क्लॉज 2। यहाँ क्लॉज 2 बोला है, लेकिन क्लॉज 2 में कोई भी फाइनेंशियल बिल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। थर्ड देखते हैं, अ फाइनेंशियल बिल कमिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ क्लॉज 3 में बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस, यानी किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो क्लॉज 3 में आ रहे हैं। तो इसको देखते हैं, क्लॉज 3 में है हमारा फाइनेंशियल बिल सेकेंड, अब जो कि है ये वाला। अब इसमें इस पॉइंट को देखिए आप, इसमें दिया गया है कि मनी बिल्स सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। फाइनेंशियल बिल 1 के साथ भी यही है कि ये सिर्फ लोकसभा में हो सकते हैं। एंड फाइनेंशियल बिल 2 ये इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ईदर ऑफ द हाउसेस, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। सो इससे हमारी स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगी। इसका ऑप्शन होगा 1 एंड 2, 1 एंड 3 सॉरी 2 गलत है, 1 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, What is the full form of RO in RO वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम? RO वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम में RO का पूर्ण रूप क्या है? दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के दो मेन यूज हैं। फर्स्ट इज टू प्योरीफाई वाटर एंड सेकेंड इज रेगुलेट वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, द वॉर दैट स्प्रेड बियॉन्ड साउदर्न इंडिया एंड इनटू बंगाल वेयर ब्रिटिश फोर्सेस अंडर रॉबर्ट क्लाइव रिकैप्चर्ड कैलकाटा फ्रॉम नवाब सिराजुद्दौला हु हैड सपोर्ट ऑफ फ्रेंच। तो हमें वो उस वॉर के बारे में बताना है, वह युद्ध जो दक्षिण भारत से परे और बंगाल तक फैला, जहां रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नवाब सिराजुद्दौला से कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया, जिसे फ्रांसीसी का समर्थन प्राप्त था। उस युद्ध का नाम बताओ। ना हमें पता है कि रॉबर्ट क्लाइव एंड बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। एंड इसका इमीडिएट रीज़न पूछे तो वो थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें कई बार ट्रेटर का नाम पूछते हैं, तो ट्रेटर का नाम होगा इसमें मीर जाफ़र, जिसे इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखते हैं, नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अलाउड टू प्लीड एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, जो इंसान पहले वहाँ का जज रह चुका है, वो कहीं किसी भी कोर्ट में एज अ एडवोकेट काम नहीं करेगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखते हैं, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर पेड विथ सच सैलरीज एज आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। सेकेंड देखते हैं, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड विक्रमोर्वशी आर सम ऑफ द लिटरेरी वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स ऑफ कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में ऐसा कौन था जिसने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड विक्रमोर्वशी लिखी थी? सो चंद्रगुप्त के पास थे नवरत्न एंड इन्हीं नवरत्नों में से एक थे कालिदास, एंड इन्हीं की लिखी हुई किताबें हैं ये मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड विक्रमोर्वशी। The Union Cabinet on 5 January 2024 approved the overarching scheme Prithvi Vigyan of the Ministry of Earth Sciences for implementation during the period of 2021 to 2026 at an overall cost। तो कॉस्ट बतानी है हमें किस स्कीम की? पृथ्वी विज्ञान स्कीम की, जो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसे याद रखना, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये पूछ ले कि पृथ्वी विज्ञान कौन से मिनिस्ट्री के अंडर स्कीम है, तो वो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 4797। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटलिस्ट इन 1784? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जॉन्स ने इन 1784। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सर विलियम जॉन्स। हमें पता होना चाहिए कि ये चारों वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन है, एंड इसीलिए डीएसएस भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपने हर किसी में देखा होगा, कहीं पर जोनाथन डंकन के बारे में पूछा है, कहीं पर वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, कहीं पर विलियम जॉन्स के बारे में।
सो डीएसएसबी किसी ना किसी पेपर में इनसे पूछ ही लेता है. नाउ जोनाथन डंकन रिलेटेड हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी. मोदी जी की प्रेसिडेंसी, मोदी जी की जो लोकसभा सीट है वो वाराणसी है. एंड ये संस्कृत कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था? इन 1791 में. सर जॉर्ज बार्लो, ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एंड इन्हीं के टाइम पे हुई थी वाइट म्यूटिनी. एंड वाइट म्यूटिनी का ईयर पूछे तो 1806 में हुई थी वाइट म्यूटिनी. बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो ये थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. इन 1773. एंड इन्होंने ही अबॉलिश किया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल. 1773 में आते ही इन्होंने ड्यूअल गवर्नेंस को ख़त्म कर दिया था. एंड ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? बाय रॉबर्ट क्लाइव इन 1765. एंड इस सिस्टम में क्या होता था? नवाब एंड कंपनी दोनों का रूल होता था. क्लियर है? आगे चलते हैं. इंदिरा पॉइंट विच इज़ कंसिडर्ड द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स. इंदिरा पॉइंट जिसे भारत का सबसे दक्षिणी छोर, इंदिरा पॉइंट जो बिल्कुल साउदर्न पॉइंट है इंडिया का, वो किस द्वीप पर है? आइलैंड पूछा हमसे. इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे जो दक्षिण में आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार ही है. आप इस मैप से समझिए, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो जो इंडिया का मेन लैंड है इससे नीचे हैं. देखिए इंडिया का मेन लैंड सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ तक आ रहे हैं. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का मैप देखेंगे तो इसमें सबसे नीचे आता है ग्रेट निकोबार और यहीं पर है इंदिरा पॉइंट. ना बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो ये कभी से नाम इसका इंदिरा पॉइंट नहीं था. इसको पहले बोला जाता था पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट. जब इंदिरा गांधी ने 1985 में यहाँ पर विज़िट की थी, उसके बाद इसका नाम हो गया था इंदिरा पॉइंट. सो क्लियर है? नाउ यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. पहली 10 डिग्री चैनल, ये किसके बीच में है? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में. डंकन पैसेज, ये किसके बीच में है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में. एंड अंडमान एंड निकोबार का जो कैपिटल है वो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर. नेक्स्ट देखते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस 2011 व्हाट वाज द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू बी ट्रीटेड एज लिटरेट. जनगणना 2011 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को साक्षर मानने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो वो न्यूनतम आयु थी 7 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन सी. अब लिटरेसी की बात करें कि लिटरेसी को क्या मानता था सेंसस. लिटरेसी का मतलब ये माना गया कि कोई भी जो 7 साल से बड़ा है, 7 ईयर्स अबाउ, एंड वो रीड करना, राइट करना विद अंडरस्टैंडिंग, रीड एंड राइट कर सके विद अंडरस्टैंडिंग इन हिज और हर मदर टंग. मतलब जो भी उसकी मातृभाषा है उसमें अगर वो पढ़ सकता है, लिख सकता है विद अंडरस्टैंडिंग, तो उसे लिटरेट माना गया है. एंड उसकी उम्र होनी चाहिए 7 साल से ऊपर की. क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछे कि सेंसस 2011 किस मिनिस्ट्री के अंडर हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेंसस कराने के लिए. एंड ये हमारा 15th सेंसस था जो 2011 में कंप्लीट हुआ था. नेक्स्ट देखते हैं. In January 2024, the Reserve Bank has proposed increasing the upper ceiling on dividend payout ratio to dash if the net NPA is zero from the earlier ceiling of 40%. जनवरी 2024 में रिजर्व बैंक ने लाभांश भुगतान अनुपात पर ऊपरी सीमा को बढ़ाकर डैश करने का प्रस्ताव दिया है यदि शुद्ध एनपीए 40% की पिछली सीमा से शून्य है. ये करंट अफेयर बेस्ड है तो इसका ऑप्शन होगा 50% पे कर दी है. बात करें आरबीआई की, तो इससे डीएसएस भी बहुत सारे सवाल पूछता है. आरबीआई हो गया, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, उसका गवर्नर कौन है, कौन से नोटों पे उसके साइन होते हैं, एंड एनपीए से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं. तो एक बार उनको देखते हैं.
देखिए आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था ऑन 1 अप्रैल 1935 थ्रू आरबीआई एक्ट 1934 एंड इसको इस्टेब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था बाय हिल्टन यंग कमीशन इन 1926। एंड क्योंकि आरबीआई सिर्फ बैंकों से डील करता है इसलिए इसे कहा जाता है बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाउ आरबीआई की करेंसी से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। आरबीआई बेसिकली सारे करेंसी नोट इशू करता है एक्सेप्ट ऑफ 1 रुपी नोट्स। एंड जब आरबीआई 1 रुपी नोट को इशू ही नहीं करा तो उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन भी नहीं होते, उस पर साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। नाउ आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो डिसाइड करती है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं एंड इसका चेयरमैन होता है आरबीआई का गवर्नर। चेयरमैन का टर्म होगा 3 साल का एंड मेंबर्स का टर्म होगा 4 साल का। आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई था ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर था आरबीआई का सीडी देशमुख। लॉन्गेस्ट सर्विंग जिसका टर्म सबसे ज़्यादा था वो था बी रामाराव एंड शॉर्टेस्ट टर्म अमिताभ घोष का था। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन पीएम हु सर्व्ड एज आरबीआई गवर्नर, एक इंडियन पीएम जो आरबीआई का गवर्नर भी था वो थे मनमोहन सिंह। और प्रेजेंट गवर्नर की बात करें तो वो है शक्तिकांत दास एंड ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन ये तो करंट पे था लेकिन हमने आरबीआई से रिलेटेड सारे फैक्ट्स याद कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ नीलम शरण गौर वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इन इंग्लिश कैटेगरी। नीलम शरण गौर की निम्न में से किस पुस्तक ने अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 जीता? तो इन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए, ये इनकी बुक थी जिसके लिए इन्हें 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार को इस्टेब्लिश किया गया था इन 1954। इसमें 1 लाख रुपए का प्राइज़ मिलता है एंड ये 24 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 24 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ऐसी 24 लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है। The Hemis festival, which marks the birth anniversary of Guru Padmasambhav, is celebrated in which of the following state? State बताना है जिसमें हेमिस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख के बुद्धिस्ट लोगों द्वारा। एंड स्पेसिफिकली बात करूं तो वज्रयान बुद्धिस्ट की एक शाखा है, वज्रयान बुद्धिस्ट। इस संप्रदाय द्वारा लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल को मनाया जाता है ऑन द 10th डे ऑफ तिब्बतन ल्यूनर मंथ। 10 डे ऑफ तिब्बतन ल्यूनर मंथ के दिन ये वज्रयान बुद्धिस्ट द्वारा लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल को मनाया जाता है। एंड किस लिए मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मासंभव। गुरु पद्मासंभव वही थे जिन्होंने लद्दाख में वज्रयान बुद्धिज़्म स्टार्ट किया था। सो क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, कॉकबोरोक इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। कॉकबोरोक किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो ये आधिकारिक भाषा है त्रिपुरा की। कॉकबोरोक बना है कॉक एंड बोरोक से। कॉक का मतलब होता है लैंग्वेज एंड बोरोक का मतलब होता है पीपल। सो पीपल्स लैंग्वेज इसका मतलब है एंड ये त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉकबोरोक इज़ अ पार्ट ऑफ तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज। क्लियर है? नेक्स्ट, द की रेपो रेट हैज़ बीन हाइक्ड ऑन 8 दिसंबर 2023 बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, जो अभी हमने पढ़ी थी, ऑफ RBI बाई 25 बेसिक पॉइंट्स एंड करेंटली स्टैंड्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये करंट बेस सवाल है एंड इसका आंसर होगा 6.50। एंड आई थिंक अभी भी जो हमारा रेपो रेट है वो 6.50 ही है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली लॉन्च द इंदिरा गांधी प्यारी बहन सम्मान निधि योजना विच सीक टू प्रोवाइड अ मंथली पेंशन ऑफ 1500 टू वुमेन एजड 18 एंड अबाव। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू की जिसका उद्देश्य 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करना है? तो ये स्कीम हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, कांग्रेस सरकार ने, एंड इसके CM हैं सुखविंदर सुक्खू। स्कीम में महिलाओं को
₹1500 पर मंथ, 1500 रुपीज़ पर मंथ और 18,000 रुपीज़ पर ईयर मिलेंगे एंड उनकी एज होनी चाहिए 18 to 60 ईयर्स। क्लियर है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप फॉर एनीवन हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर लेस नॉट लेस देन, मतलब ईयर्स बताने आपको कि कितने सालों तक कोई भी व्यक्ति इंडिया में रहे तब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। सो भारतीय संविधान ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए नागरिकता प्रदान करता है जो सामान्य रूप से भारत के क्षेत्र में कम से कम इतने दिन निवास कर रहा हो। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में जो आर्टिकल हैं 5 to 11, इनमें साफ दिया गया है कि 5 साल तक कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में रहे तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। सो क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। FIH वुमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ इन जनवरी 2024। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर जनवरी 2024 में निम्न में से किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था रांची में। करंट बेस्ड सवाल है। बात करें वुमेन हॉकी के कैप्टन की तो ये हैं सलीमा टेट। एंड FIH की फुल फॉर्म पूछे तो ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सो विद दिस ये पेपर कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।